नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ वर्ण परिचय भाग 2, जिसमें आज हम वर्णों के उच्चारण के विषय में जानेंगे। देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं और कौन कौन से वर्ण जो है वो भिन्न तरीके से जिनका उच्चारण होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम कथ्यते। वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेशः। अभिव्यक्ति वर्ण मतलब वर्ण, अभिव्यक्ति मतलब जिनका उच्चारण होता है, जो बताए जाते हैं। अभिव्यक्ति मतलब उनका अर्थ जहाँ से ग्रहण होता है। प्रदेशः स्थानम कथ्यते, वो जहाँ से जिन वर्णों का जहाँ से उच्चारण होता है वही स्थान वो वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेश कहलाता है ना। और शब्द प्रयोग समय कायाग्निना प्रेरितः वायु कंठादि स्थानेषु संचरण वर्णानाम अभिव्यनक्ति। उन्होंने क्या कहा कि शब्द प्रयोग समय, जिस समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों को यूज करते हैं। कायाग्नि, काया मतलब हमारा जो मन है, हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है ना। प्रेरिता, वो कहाँ से प्रेरित करता है और किसको प्रेरित करता है। वायु को प्रेरित करता है कि हमारे मुख में चल रहे जो स्थान है, हमारे मन का संबंध सीधा मुख से रहता है कि हमें पहले मन में सोचते हैं कि कुछ बोलना है, फिर हमारे जो मुख है उसमें जिस शब्द का उच्चारण करना होता है, हमारी जीभ ठीक उसी स्थान से जाके टकराती है और उस शब्द का, उस वर्ण का उच्चारण हो जाता है। तो वही बात बता रहा है कि शब्द प्रयोग समय कायाग्नि प्रेरिता वायु कंठ आदि स्थानेषु, है ना, कि शब्द प्रयोग के समय जो हमारी काया है वो प्रेरित करती है वायु को, और वो वायु कहाँ से होती हुई, कंठ आदि, गले से। कंठ आदि मतलब गले आदि से निकल करके, स्थानेषु मतलब गले आदि के जो स्थान है वहाँ से निकलती हुई, संचरण मतलब घूमती हुई, विचरती हुई, है ना, वर्णान वर्णों को अभिव्यनक्ति, अभिव्यनक्ति मतलब उच्चारित करती है ना। फिर आगे क्या कहा, यथानोक्तम पाणिनीय शिक्षायाम, इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में भी कहा है। पाणिनीय शिक्षा क्या है, हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत के, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी, एक बुक लिखी है धातुपाठ, ऐसी उन्होंने 5 महान बुकें लिखी हैं। तो पाणिनीय जो शिक्षा थी उसमें उन्होंने वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराया, और उन्होंने एक ऐसी रीति बनाई जिससे संस्कृत वर्णमाला को सीखने में बहुत ही आसानी हो, बच्चों को परेशानी ना हो। और इसी का कारण ये है कि महर्षि पाणिनि जी ने जो व्याकरण की रचना की है वो विश्व में सबसे उच्च स्थान पर है। ऐसी रचना किसी अन्य भाषा में नहीं है जैसी रचना महर्षि पाणिनि जी ने अपनी बुक अष्टाध्यायी और धातुपाठ में उसका विवेचन किया है। तो उन्होंने पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा, एक पाणिनीय शिक्षा भी बुक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि आत्मा बुद्धयो समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मना कायाग्निमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतः। इसके अर्थ को देखते हैं, क्या कहता है वो कि आत्मा बुद्धया समेत अर्थान, आत्मा बुद्धया हमारी आत्मा में, आत्मा मतलब आत्मा, बुद्धया मतलब जान करके, आत्मा में जान करके, क्या जान करके, समेत अर्थान उसके जो आप बोलना चाहते हो उसके अर्थ को जान करके, हमारी बुद्धि में, है ना, बुद्धि मतलब बुद्धि में, हमारी जो आत्मा है वो बुद्धि से उस जो बोलना चाहते हैं उसका अर्थ जान करके, फिर आगे क्या कहा, मनो युंक्ते विवक्षया, और मन में विवेचना करके, विवेचना करके मतलब डिस्कस करके कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं सही बोलना चाहता हूँ, और जो बोलना चाहता हूँ उसका क्या यही अर्थ निकलेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो मन के साथ डिस्कस करके, अर्थात बातचीत करके, क्या मन और बुद्धि का जो एक संपर्क होता है, एक दोनों का जो संबंध होता है
उन दोनों को आपस में मिला करके उन विवेक्षा अर्थात उसमें मंत्रणा करके, सोच करके, विचार करके, है ना, फिर क्या कहते हैं, मनाह कायाग्निमाहंती, और वो बात मन तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मन तक वो बात पहुंचा दी जाती है। फिर आगे क्या कहा, स प्रेरयति मारुता, और जब मन तक वो बात पहुंच जाती है तो मन अपनी बुद्धि के अनुसार उसको आगे बढ़ा देता है। प्रेरयति अर्थात उसमें एक शक्ति भर देता है, एक तरीके से उसमें एक संचार कर देता है, और वो शब्द निकल कर के मारुता, और वो अपने मुख तक आ जाते हैं और मुख से निकल जाते हैं। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, आगे कहा कि मारुतस्तु ऋषि चरण मंदम जनयति स्वरम। वो कहते हैं कि मारुतरस्तु ऋषि चरण, और वो छोटे छोटे चरणों से होती हुई, मंदम मतलब धीरे धीरे है, जनयति मतलब जानी जाती है। क्या जानी जाती है, स्वरम, उस स्वर को लोग धीरे धीरे चरणों में बांट करके उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसके अर्थ का अवबोध कर लेते हैं। किसके अर्थ का अवबोध कर लेते हैं, जो मन, हमारी आत्मा ने अपनी मन की तक जो शब्द भेजे थे, मन ने उन्हीं शब्दों को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, और उन्हीं वर्णों से हमारे जैसे ही अपने मुख से उच्चारण किया तो वो लोगों तक कैसे पहुंचा, चरण मतलब चरणों में, घटकों में, अलग अलग वर्णों में, शब्दों में पहुंचा, जिससे लोगों ने क्या किया, मंदम जनयति, धीरे धीरे उसके अर्थ को लोगों ने समझ लिया, जान लिया। किसको जान लिया, स्वरम, उस स्वर को पहले सुना, और उस स्वर को सुन करके उन्होंने उसके अर्थ का अवबोध कर लिया। यही क्या है, वर्णों की विवक्षा है। फिर आगे क्या कहा कि अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जीवा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालिका। तो इस श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि वह कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। क्या कहा, अष्टौ स्थानानि, कितने स्थान हैं, 8 स्थान हैं। कितने, यहाँ उन्होंने क्लियर लिख दिया, अष्टौ स्थानानि, 8 स्थान हैं। किसके हैं 8 स्थान, वर्णानाम वर्णों के 8 स्थान हैं। उन्होंने कहा कि वर्णानाम अष्टौ स्थानानि, वर्णों के कितने स्थान हैं, 8 स्थान हैं। कौन कौन से हैं, उरहा, सबसे पहले देखो मुरम दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे मुरम नहीं है, यहाँ पे देखो मुरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुरह नहीं है, यहाँ पे क्या है, उरहा। उरहा कैसे बचा, यहाँ पे लिखा था वर्णानाम, है ना, वर्णानाम, वर्णानाम ऐसे लिखा था, फिर लिखा था प्लस उरहा, है ना। तो जब हम संधि करते हैं तो इस ऊ का क्या हो जाता है, यहाँ चढ़ जाता है, और इस ऊ का यहाँ से लोप हो जाता है। जब लोप हो जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है, मुरह दिखाई देता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ मुरह नहीं है, यहाँ पे क्या है, उरा है। तो उरा है, एक हुआ उरा, 1 नंबर। 2 नंबर पे क्या हुआ, शिरा, है ना, उरा शिरा, जिह्वा, जिह्वा मूल, है ना, जिह्वा मूल, दंता, नासिका, ओष्ठव और तालिका। इस प्रकार से 8 स्थान उन्होंने बताए, है ना। देखो एक बार और देखते हैं कौन कौन से हैं, उरह, कंठः, शिरः 3 हो गए, जिह्वा मूल 4, दंतः 5, नासिका 6, ओष्ठव 7 और तालुका 8। इस प्रकार से उन्होंने कितने वर्णों के उच्चारण बताए, 8 उच्चारण बताए। अब हम क्या करेंगे, एक एक के अंदर डीप में जा कर के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति। कौन कौन से हैं, उन्होंने कहा कि एवं मतलब इस प्रकार से, वर्णानाम मतलब वर्णों के, उच्चारण स्थानानि उच्चारण स्थान कितने हैं, अष्टौ सन्ति 8 हैं। कौन कौन से हैं, उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूल, दंता, नासिका, ओष्ठव और तालु। इस प्रकार से 8 स्थान हैं हमारे मुख के अंदर जिनसे वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तद यथा, वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं,
कौन कौन से हैं? सबसे पहले कंठ से बोलने वाले कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति स्थान, मतलब जो उत्पन्न जहाँ से बोले जाते हैं। वर्णानाम संज्ञा एक सूत्र होते हैं, वो आपको बाद में बताए। कंठ्या मतलब कंठ है ना, वो कौन से वर्ण हैं? आ का खा गा घा ङा हा और विसर्ग, इतने सारे वर्ण जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठा। एक सूत्र आता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, है ना। तो इतने सारे वर्ण आ का खा गा घा ङा और हा और विसर्ग, इन सारे वर्णों का जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो कहाँ है? कंठ है। आपको जब कभी टाइम मिले तो आप बोल करके देखना, ये सारे वर्ण आ का खा गा घा ङा और हा, ये सारे जो शब्द हैं वो कंठ से ही बोले जाते हैं। फिर आगे दूसरा देखते हैं, ई च्या छ ज झ य श, ये कहाँ से बोले जाती हैं? तालु से। एक सूत्र है इचु यसानाम तालु, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी, है ना। तो यहाँ पे ये कहाँ से है? तालव्य अर्थात तालु से। तालु से जीभ के नीचे, च छ ज, ये तालु से बोले जाते हैं। फिर इसके बाद एक और आया ऋतु रसानाम मूर्धा, कौन कौन से? री री टा ठा डा ढ ण र और शा, ये शब्द जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं? री और री, री टा ठा, जब भी हम वो करते हैं तो जो हमारी जीवा होती है वो थोड़ी राउंड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। तो वो कहाँ से होती है? मूर्धा से, है ना। फिर अगला आया है दंता, ऋतु लसानाम दंता, इसके लिए कौन कौन से? री ता था दा धा ना, री और शा, ऋतु लसानाम दंता, इस प्रकार से इसका दंत स्थान माना गया है। और इसका स्थान क्या है? दंत, मतलब दांतों से बोला जाए। री ता था, आप बिना दांत से टच किए वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। फिर आगे आया ओष्ठव, उपोद्यमान्यानाम ओष्ठव, कौन से वर्ण आते हैं? उ पा फा वा भा मा, ये सभी वर्णों का उच्चारण क्या है? उपोद्यमान्यानाम ओष्ठव, ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर अगला आता है यमंगणनानाम नासिका, यमंगणना, ये वर्ग के पंचम वर्ण हैं। इन वर्णों का स्थान क्या है? नासिका प्लस कंठ दोनों से मिलकर के होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आता है कंठ और तालु, अब दो दो मिलकर के आएंगे, कंठ से भी बोले जाएंगे और तालुका से, तो ए देता हूँ कंठ तालु, इस प्रकार से सूत्र बन जाता है। और इनका ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर के होता है। फिर एक और आया ओदोतव कंठ ओष्ठम, ओदोतव, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और ओष्ठ से मिलकर के होता है। ओ और औ, इनका कंठ और ओठ दोनों मिलेंगे तब जाके इनका उच्चारण होगा। फिर एक और आया वकारस्य दंत्योष्टम, दांत और ओंठ से मिलकर के किसका उच्चारण होता है? वा का उच्चारण होता है। फिर नीचे आया नासिका अनुसारम, अनुस्वार जो है वो नासिका से बोला जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।